सेकंड सेम की लेसन सेकंड सेम और वीडियो फर्स्ट हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, पाठ का नाम है आपका राज्य व्यवस्था। राज्य की जो व्यवस्था है एवं उसकी अर्थव्यवस्था है 750 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक विशेष रूप से हम समझेंगे। काल का पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसमें विशेष रूप से हम 3 शक्तियों की बात करेंगे: प्रतिहार शासक, पाल शासक और राष्ट्रकूट शासक। और एक दक्षिण का जो शासक थे वो थे चोल शासक, चोल राज्य, उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में राजा हर्षवर्धन और चालुक्यों के बारे में पढ़ा था। चालुक्य दक्षिण के शासक थे, पल्लवों के साथ उनका संघर्ष चलता था। इस बार हम प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट और चोल के बारे में पढ़ेंगे। राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद सारा जो साम्राज्य वो छिन्न भिन्न हो जाता है। तो जो छोटे छोटे जो राज्य होते हैं, वो सामंती जो राज्य होते हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। स्वतंत्र होकर क्षेत्रीय राज्यों में, क्षेत्रीय शक्तियों में वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कई क्षेत्रीय शक्तियां जो है उभरी। उनमें 8वीं शताब्दी के मध्य में विशेष रूप से 3 शक्तियों का हम जो है आज पढ़ने वाले हैं। 3 शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। वो थे आपके प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, वही जो अभी हमने पढ़ा। तो इनका क्षेत्र, इलाका वो भी हम पढ़ेंगे, विशेष रूप से कहाँ कहाँ कौन हैवी था। जो आपके प्रतिहार थे तो विशेष रूप से पश्चिम भारत इनका इलाका था। प्रतिहार का जो था वो पश्चिम भारत, पाल का विशेष रूप से बंगाल, और ये थे आपके दक्षिण के या दक्कन के। तो इनका जो 3 शक्तियां जब ये उभरी तो उनमें एक त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है। एक कन्नौज जो कि हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी थी, आपको याद होगा। तो उस क्षेत्र को, उस राज्य को हड़पने के लिए एक संघर्ष चलता है इन 3 शक्तियों के बीच में, जो कि 2 शताब्दियों तक, 200 वर्षों तक लगभग चलता है। उसके क्या क्या जो है कारण थे वो भी हम पढ़ेंगे। राजनीतिक एवं आर्थिक महत्व था उस नगर का, उस राज्य का, और भी अन्य जो कारण इनके आपस में संघर्ष के रहे उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इस संघर्ष से, हालांकि इन तीनों जो संघर्ष लगातार चला, 200 साल बहुत हो जाते हैं, तो ये शक्तियां भी आखिर में कमजोर हो गई, काफी कमजोर, क्योंकि संसाधन काफी सारे इनमें लग गए। तो सामंत, जो और सामंत थे, वो जो और राज्य थे, वो भी सामंत स्वतंत्र होते गए, अव्यवस्था फैलती गई। तो ये तो बात थी इन 3 शक्तियों की। दक्षिण में जो थी वो थी चोल शक्ति। कृष्णा, गोदावरी का जो विशेष रूप से क्षेत्र आप पढ़ते हैं, कावेरी नदी का जो डेल्टा है, उपजाऊ क्षेत्र था, यही इनकी ताकत थी। उपजाऊ भूमि ही इस चोल राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी, शक्ति का आधार थी। कुल मिलाकर इन चारों राज्यों में जो शक्ति का आधार रहा, संरचना रही राजनीतिक आर्थिक, वो कैसी रही? वो मुख्य रूप से जो संरचना थी वो थी सामंत की। इसलिए इस पाठ के अंत में हम सामंतवाद के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो शुरू में हम प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूटों का संक्षिप्त राजनीतिक परिचय पढ़ेंगे। वैसे तो ये परिचय जो है, जब हम विशेष रूप से संघर्ष पढ़ेंगे, संघर्ष का वर्णन करेंगे, संघर्ष कैसे कैसे जो है आगे बढ़ता है, तब भी पढ़ेंगे। थोड़ा सा अब भी पढ़ लेंगे, रिवीजन हो जाएगी, समझ में आ जाएगा ज़्यादा। और त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ क्यों, कारण भी पढ़ेंगे, परिणाम भी पढ़ेंगे। तो ये सारा आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम विशेष रूप से इनका परिचय और कारण ही पढ़ेंगे। तो इनका जो केंद्र है, अगर हम बात करें
तो जो पाल शक्ति थी, पाल का जो केंद्र है, अभी हम पढ़ के भी आए हैं, पाल का जो केंद्र है वो बंगाल, और प्रतिहार का जो केंद्र है वो पश्चिम भारत, और आपका जो राष्ट्रकूट का जो केंद्र था वो था दक्षिण भारत। ये है इनके केंद्रों की बात। यहाँ पर राजनीति संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ दिखाई देता है, वह है उत्तरी भारत। इस समय उत्तरी भारत में जहां पर हर्ष राजा हर्षवर्धन शासन करते थे, उस उत्तरी भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था जो सारी चीजों को कंट्रोल कर सके। तो इस कारण से, इस कमजोरी के कारण से, इस अभाव के कारण से इन तीनों साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने का जो प्रयास है वो किया। इस सारे घटनाक्रम का जो केंद्र था, गुरुत्व केंद्र था, वो था कन्नौज, वो था कन्नौज। कारण पढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं। प्रतिहार वंश भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण वंश के रूप में जाना जाता है। शुरुआती शासकों ने, इनके जो इस वंश के शुरुआती जो शासक थे, अरब आक्रमणकारियों का न केवल मुकाबला किया बल्कि उनको परास्त भी किया। जो पश्चिम क्षेत्र से थे, गुजरात, राजपूताना जो क्षेत्र था, मालवा जो क्षेत्र था, वहीं से विशेष रूप से उस तरफ से एंट्री करते थे अरब आक्रमणकारी। प्रारंभ में इन्होंने उज्जैन क्षेत्र में अपने को संगठित किया, बाद में ये उत्तर भारत के स्वामी बनने की सोचने लगे। त्रिपक्षीय संघर्ष में भी इनकी विशेष भूमिका रही। अलग अलग लोगों का कहना अलग अलग है कि कैसे इन्होंने अपना, लेकिन रोमिला थापर का विचार है कि अपने स्त्रों को नीच जाति का सिद्ध करने के लिए राष्ट्रकूटों ने इन्हें प्रतिहार बताया। प्रतिहार मतलब दरबार में जो मतलब लोग एंट्री करने के लिए या खड़े होते हैं, एंट्री करवाने के लिए दरबार के गेट पे खड़े रहते हैं, ऐसे दरबान, मतलब ये इनके अधीन काम करते थे। वैसे संभवतः ये राज दरबार के पदाधिकारी रहे होंगे जिन्होंने बाद में स्वतंत्र सत्ता प्राप्त कर ली होगी। इनकी राजधानी पहले भनीमाल थी। नागभट्ट प्रथम के काल में प्रतिहारों को प्राथमिकता मिली। वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है नागभट्ट। 2 अंक में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। नागभट्ट प्रथम जो थे वो इस वंश के संस्थापक थे। किसके? प्रतिहार के। नोट कर ले 2 अंक में आप ये। उसके बाद राजधानी भनीमाल आपको ध्यान हो गया होगा। अरब आक्रमणकारियों के विरुद्ध तो सफलता पाई, परंतु राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से पराजित हो गए थे। नागभट्ट के बाद कुकुस्थ, देवराज, वत्सराज पहला प्रतिहार शासक था जिन्हें कन्नौज के संघर्ष की नींव डाली थी। मतलब वत्सराज के बारे में हमें और भी पढ़ने को मिलने वाला है। बाद में जो है इस प्रकार से चलता रहेगा। मिहिर भोज की भांति महेंद्रपाल ने बंगाल व कलिंग क्षेत्रों को विजित कर साम्राज्य का विस्तार किया। महेंद्रपाल के बाद महिपाल आए। ठीक है, इनको कई संकटों का सामना करना पड़ा। बंगाल के नारायणपाल व राष्ट्रकूट नरेश इंद्र से पराजित हुआ। बाद में जो शासक आते गए वो ज्यादा कमजोर थे और साम्राज्य पिछड़ता गया, आखिर में समाप्त हो गया। गहड़वाल वंश के शासकों ने इनको हरा दिया था। पाल वंश की अगर हम बात करें, अब पाल का जो संस्थापक था वो था गोपाल। 2 अंक में आप इसको नोट कर लें। गोपाल जो है शासक था। खलियापुर अभिलेख के अनुसार अव्यवस्था से दुखी होकर बंगाल क्षेत्र के अग्रणीय व्यक्तियों ने उसे राजा चुना था। ऊंचा कुल में जन्मा हुआ तो नहीं मानते। उसके पिता माना जाता है कि एक सैनिक थे, लेकिन उसकी एक बड़ी भूमिका रहती है। बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था। इंपॉर्टेंट है ये भी बात। स्थानीय सरदारों का उसे पूर्ण समर्थन प्राप्त था। उसने पुंड्र, भंग व मगध पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जो बड़ा नाम आता है वो है धर्मपाल। धर्मपाल शासक बनते हैं। ये त्रिपक्षीय संघर्ष में भी हमें पढ़ने को इनके बारे में मिलेगा, क्योंकि उस समय इन्होंने भाग लिया था। वह प्रतिहार शासक वत्सराज व राष्ट्रकूट द्रोह से पहले पराजित हुआ, लेकिन संभल कर पुनः कन्नौज पर कब्जा करने में सफल ये रहे थे। उन्होंने पंजाब, पूर्वी राजपूताना इत्यादि पर कब्जा किया। महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक की उपाधियां भी धारण की। धर्मपाल के बाद देवपाल और उसके बाद विग्रहपाल, फिर नारायणपाल। नारायणपाल प्रतिहार शासक मिहिर भोज व महेंद्रपाल से पूरी तरह पराजित हुआ था। इसके बाद इस वंश का
पतन हो जाता है नारायण पाल के बाद। उसके बाद आते हैं आपके राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो शासक थे वो पहले शासक बनने से पहले बादामी के चालुक्य, जिनके बारे में पढ़ के आए थे पिछले लेसन में, उनके अधीन सामंत थे। राष्ट्रकूट का शाब्दिक अर्थ भी यही है, यानी राष्ट्र नामक प्रादेशिक मंडल के अधिकारी, मतलब किसी प्रदेश के अधिकारी थे, बाद में स्वतंत्र हो गए, राष्ट्रकूट वंश बना दिया इन्होंने। दक्कन में चालुक्य के जब पतन की स्थिति में दंती दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, दंती दुर्ग इस वंश का संस्थापक था। ये संस्थापक तीनों वंश के आपको याद होने चाहिए, ने स्वतंत्र घोषित शासक करके राजवंश की नींव डाली। उसने आधुनिक सोलापुर के पास मालखेड़ या मान्यखेत, ये राजधानी थी, ये भी नोट कर लें आप, ठीक है। तो इस तरह से कई शासक इनके भी आते रहे, नियंत्रण में ले गए इन्होंने। ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, ये शासक आए। अंतिम जो प्रतिभाशाली शासक था वो कृष्ण तृतीय था। वह मालवा के परमार और पूर्वी यानी वेंगी के चालुक्यों से संघर्षरत रहा। उसने तंजावर के चोल शासक प्रांतक प्रथम को पराजित करके चोल साम्राज्य के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बहुत बड़ी विजय थी। उसने एक विजय स्तंभ और एक मंदिर बनवाया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद राज्य का तेजी से पतन होने लगा। दक्षिण के बहुत से शासकों ने एकजुट होकर राष्ट्रकूटों पर हमला बोला और राजधानी को 1972 में लूट कर जला दिया। अंतिम शासक करक द्वितीय हुआ, कमजोरी का लाभ उठाकर, करक द्वितीय अंतिम शासक, इसकी कमजोरी का लाभ उठाकर तेलप द्वितीय ने कल्याणी में चालुक्य सत्ता को पुनः स्थापित कर दिया, जिसको पश्चिमी चालुक्य का नाम दिया जाता है। तो ये हमने एक परिचय इनका किया। अब हम बात करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष कैसे चलता है, उसके कारण क्या थे। कारण था कन्नौज के कमजोर शासक। मुख्य जो कारण था वो था कमजोर शासक। कमजोर शासक, हर्ष के बाद कोई शक्तिशाली शासक रहा नहीं। मोखरी वंश का ही राज था पहले तो यहाँ पर, जो राज्यश्री थी और ग्रहवर्मन जो शासक थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनका शासन था। लेकिन हर्ष के बाद यशोवर्मन, कौन बने शासक? यशोवर्मन, वह जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर थे, वो ज्यादा स्थिति को संभाल नहीं पाए। यही कारण था कि कन्नौज करकोट वंश और कश्मीर के शासकों के आक्रमण का निशाना बनता रहा बार बार। कन्नौज का कोई भी शासक पराजित नहीं कर पाया। यही हाल 8वीं शताब्दी में भी हुआ, जब यहाँ का शासक चक्रायुध यहाँ का शासक था। वो पाल शासकों के अधीनता में, मतलब उनके रहमो करम पर जी रहा था, कृपा पात्र बना रहा, जिससे लोगों में इस बात का प्रचार रहा कि कन्नौज के शासक स्वतंत्र रूप से किसी भी शासक का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी बात समाज में चलने लगी। फलतः यह संदेश अन्य लोगों के लिए प्रोत्साहन बन गया कि अब इसको जीता जा सकता है, तो अन्य लोगों ने योजनाएं बनानी शुरू कर दी। दूसरा क्या था, ये एक जो काल चल रहा था, जो इस काल की हम बात कर रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन का दौर था। इसमें कई शक्तियां जो है, कई जो सामंत थे, छोटे छोटे सामंत जो राज्य थे, वो स्वतंत्र हो रहे थे, स्वतंत्र सत्ता प्राप्त कर रहे थे अपनी और दूसरा जो साम्राज्यवादी, और यही शक्तियां या और बड़ी शक्तियां जो थी, वो साम्राज्यवादी जो तरीका अपनाकर अपना प्रभाव विस्तार, क्षेत्र विस्तार करना चाहती थी। इस दोनों कारणों से जो है, जब देखा गया कि इस क्षेत्र में कोई जो है मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, कमजोर हो चुका है, तो इसको निशाना बनाया गया, निशाना खुद ही बन गया कन्नौज। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण था संक्रमण काल व अन्य राजनीतिक घटनाएं। संक्रमण काल होता है, ट्रांजिशनल पीरियड था। इस काल में प्राचीन काल की विशेषताएं भी थी, मध्यकाल के लक्षण भी। मतलब एक मध्यकाल और प्राचीन काल का जो है, मतलब बीच का जो काल था, ये वहां पर जुड़ने वाला जो काल था, ऐसा काल था। तो परिवर्तन आ ही रहे थे, हमने अभी भी बड़ा परिवर्तन का दौर था। मोहम्मद बिन कासिम अरब में
मोहम्मद बिन कासिम के जो है आक्रमण का जो है भारत पर होने शुरू हो गए थे। एक नई घटनाएं, नई चीज़ें जो हैं हो रही थी घटित। तो सबसे अधिक जो है पश्चिम भारत की शक्ति प्रतिहारों को हो रहा था। पश्चिम भारत की जो शक्ति थी प्रतिहार अरबों के विरुद्ध सफल नीति अपनाने के उद्देश्य से अपनी राजनीतिक गतिविधियों से केंद्र जो है, सीमा जो है थोड़ी दूर बनाना चाहते थे कि डायरेक्ट एकदम मुकाबला ना होकर थोड़ी ही बीच में जगह मिले। तो इसके लिए उनको लगता था कि हमारे लिए जो केंद्र का जो स्थान है वो समुचित रूप से कौन सा होगा, कन्नौज ऐसा स्थान होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है इस समय जो है हमने पढ़ा था कि चक्रायुद्ध पाल शासकों के उसमें था, तो पालों का जो है ये अधीनता तो एक प्रकार से थी। तो जब किसी क्षेत्र अब चाहते इसको प्रतिहार भी थे, तो दोनों ने योजना बनाई, तो फिर स्थितियां खराब होनी थी, संघर्ष होना अनिवार्य ही था। कन्नौज की भौगोलिक स्थिति, कोई भी स्थान की अगर भौगोलिक स्थिति अच्छी है तो वो उसका महत्व बढ़ा देती है, और खराब है तो वो उसका महत्व घटा देती है। ठीक है, भौगोलिकता का महत्व एक समय अधिक हो जबकि दूसरे समय इतना ना हो, ये एक अलग बात है। हालांकि भौगोलिक स्थिति तो हमेशा काम ही आती है। भौगोलिक दृष्टि से कन्नौज भारत के उत्तर में गंगा के तट पर यमुना के उत्तर में बसा था। गंगा के तट पर यमुना के उत्तर में बसा था। यह स्थान पूरी तरह से मैदानी था, उपजाऊ था। जलवायु कृषि के लिए अनुकूल थी, इसीलिए तो उपजाऊ था। वही थोड़ा सा ऊपर जाकर इसकी उत्तरी सीमा की रक्षा में हिमालय, उत्तरी सीमा की रक्षा कौन कर रहा है, हिमालय। प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र या मगध के उत्थान में उसकी भौगोलिक स्थिति का महत्व था, परंतु इस समय उत्तरी भारत में धीरे धीरे कुछ शक्तियां उभर कर आ रही थी। प्रतिहार और पाल दोनों प्रभाव जमाना चाहते थे। इस कारण कन्नौज एक ऐसा बड़ा नगर था, क्षेत्र था, जो इनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता था, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, जलवायु अच्छी थी, कृषि अच्छी थी, उपजाऊ क्षेत्र था। तो पालों व प्रतिहारों ने कोई एक निश्चित राजधानी नहीं बनाई थी, ऐसी भी प्रमाण मिलते हैं। आर्थिक महत्व, अभी हम पढ़ के आए, विशेष रूप से आर्थिक जो संसाधन थे यहाँ पर ज़्यादा थे उपजाऊ भूमि होने के कारण से। तो इनकी जो भी राज्य रहा हो इस समय में, उन इस प्रकार के संसाधनों की किसको आवश्यकता ना हो बोला, तो और प्रतिहारों को तो विशेष रूप से आवश्यकता थी और पालों को भी थी। तो ये जो मैदान है, मैदानी जो उपजाऊ क्षेत्र है, खनिज क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो भी लाभ है, जल मार्ग है, जो भी संभावनाएं हैं, सीमा सुरक्षित है, तो ये सारी चीज़ों पर कब्जा करने के लिए, अधिकार करने के लिए ये शक्तियाँ धीरे धीरे अपना जो है ध्यान उस तरफ दे रही थी कि सोने की मुर्गी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है, क्यों ना इसको क्यों छोड़ा जाए, इसको क्यों ना प्राप्त कर लिया जाए। तो ये एक बड़ा कारण था। सांस्कृतिक कारण, थानेश्वर हमें पढ़ा था कि वैसे विशेष रूप से पैतृक राजधानी थी, लेकिन कन्नौज ही मुख्य रूप से राजधानी रही। यहाँ पर ही उसने धर्म की सभाएं भी की थी और इस क्षेत्र के धर्म सभा की थी। इस क्षेत्र का सांस्कृतिक विकास, कला का, साहित्य का, सब तरह से विकास उसने किया था। तो उत्तरी भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रमुख सभी स्थान कन्नौज के चारों ओर हैं आज भी। बनारस, इलाहाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, थानेश्वर, इसी मैदानी क्षेत्र में हैं थे। तो इन सब स्थानों को सांस्कृतिक धरोहर बने रहने दिया, लेकिन कन्नौज को इस सांस्कृतिक धरोहर का, इन धरोहरों का जो केंद्र है, इन स्थानों का जो केंद्र है, वो कौन था, कन्नौज था। ये तो सभी शासक अपना प्रभाव जो है बढ़ाने के लिए, प्रभाव ज़्यादा विस्तृत करने के लिए ऐसे स्थान को हथियाना चाहते थे जिससे कि इन धार्मिक क्षेत्रों पर भी उनका प्रभाव बढ़ जाए। तो उदाहरण के तौर पर बनारस व प्रयाग पालों के पास था, जबकि मथुरा व थानेश्वर प्रतिहारों के पास, ये दोनों आपस में एक दूसरे के स्थान हटना चाहते थे, जिसके लिए कन्नौज पर अधिकार अनिवार्य मानते थे। ये कन्नौज जीत लिया तो और क्षेत्र हमारे अपने आप ही हमारे अंडर हैं। महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण, मानव स्वभाव की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि अपने को अन्य से श्रेष्ठ साबित करना चाहता है, अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, अपना विशेष जो है परिस्थिति दिखाना चाहता है कि मैं विशेष हूँ, अलग हूँ। और इस सारे से उसको जो है आपस में ईर्ष्या भी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना प्रभाव दिखाना चाहता है।
यही बात राज्यों पर भी लागू होती है, व्यक्तियों पर लागू होती है। तो राज्य भी इसी प्रकार से जो है प्रभाव दिखाना चाह रहे थे, इसके कारण से ही त्रिपक्षीय संघर्ष छिड़ता है, क्योंकि वो इस प्रभाव दिखाने के चक्कर में कन्नौज को जो है एक निशाना बनाते, एक मोहरा बन जाता है। तो पहले अलग अलग क्षेत्रों के बारे में भी इसी प्रकार की भागम भाग रही है, जीतने के लिए, श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए। तो ये भी कन्नौज अब मर्यादा का सवाल बन गया था इन शक्तियों के लिए। तो ऐसी चीज़ को हथियाने के लिए, अपनी शक्ति को साबित करने के लिए इन्होंने अपने सारे संसाधन लगा दिए और कब्जा भी किया। अलग अलग समय में अलग अलग लोगों का कब्जा रहा। ठीक है, इस तरह से कन्नौज इन सभी के नाक का बाल बन गया, जिसे प्राप्त करने के लिए वे सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। गुर्जर प्रतिहार पाल तो इसे अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जबकि राष्ट्रकूट उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करके अपनी पहचान, उत्तर भारत में अपनी पहचान का केंद्र राष्ट्रकूट इसको मानते थे। तो विवेचना से स्पष्ट है, कन्नौज एवं उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, जरूरत थी इसकी। तो इसे पूरा करने के लिए वे हर तरह से तैयार हो गए और ये शताब्दियों तक, 2 शताब्दियों तक, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक ये आंदोलन, ये संघर्ष जो है चलता रहा। इन तीनों ही शक्तियों को इससे वह लाभ नहीं हुआ जिसकी वे कल्पना करते थे, बल्कि वो कमजोर हुए। ये हम पहले अगली वीडियो में देखेंगे, चरण पढ़ेंगे कि कैसे कैसे संघर्ष चलता है और फिर इसके परिणाम क्या है वो भी पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हल्के में न लें। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में 16 अंक का क्वेश्चन आता है, इसको हल्के में न लें आप।